साइज ऑफ कीवर्ड, साइज ऑफ के बीच में स्पेस नहीं है, it is a keyword and operator in C++ that gives size of variable or data type in bytes. जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कैंपस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अच्छा इसका सिंटेक्स भी लिख देते हैं। सिंटेक्स इसका हमें लिखना पड़ता है साइज ऑफ, ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम, या फिर साइज ऑफ ब्रैकेट में डेटा टाइप का नाम। जैसे मैं कैंपस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट। आप सभी लोग इसका आउटपुट चैट विंडो में लिखिएगा। हम मान के चलते हैं कि कोड हमने इनसाइड इंट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट a इक्वल टू 6, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ %d कॉमा साइज ऑफ इंटीजर गिवन। हम जीसीसी में वर्क कर रहे हैं, वर्किंग इन जीसीसी। आप सभी से रिक्वेस्ट की चैट विंडो का इस्तेमाल करें और इसका आंसर बताएं, क्योंकि जब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको आंसर बता दिया था कि मैं आंसर क्या मिलना चाहिए। यहां में मिलेगा 4 सिंस size of integer is 4 bytes in GCC। हम चाहते तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे, यहां मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसको हम ऐसा भी प्रिंट कर सकते थे। यहां पे हम स्लैश लगा देते जैसे लाइन चेंज हो जाए, a इक्वल टू, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था कि हम किसी वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं या किसी डेटा टाइप का नाम भी दे सकते हैं, तो दोनों तरह से वर्क कर जाएगा। तो वापस हम प्रोग्राम पे आ जाते हैं। प्रोग्राम में हमने शॉर्ट एंड की साइज भी पूछी है, इंटीजर की साइज भी पूछी है, लॉन्ग एंड की साइज भी पूछी है, लॉन्ग एंड और लॉन्ग डबल। हमें इसका आंसर मिला था 2 बाइट्स, इसका हमें आंसर मिला था 4 बाइट्स, इसका आंसर भी 4 बाइट्स था जीसीसी में, इसका आंसर था 8 बाइट्स और इसका आंसर था 12 बाइट्स। अब एक ऐसा वेरिएबल है शॉर्ट एंड, तो ए की साइज भी 2 बाइट्स रहेगी। इसे कंपाइल करते हैं, और इसे रन करते हैं, और जैसे ही रन किया तो आप देखिए हमें आंसर मिल रहा है कि शॉर्ट इंट 2 बाइट्स का रहता है, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स का, लॉन्ग इंट भी 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स और लॉन्ग डबल 12 बाइट्स का। और ए हमें 2 मिल रहा है क्योंकि ए एक शॉर्ट इंट वेरिएबल था। तो लॉजिक कहता है कि पहले हम 3 वेरिएबल ए बी सी यूजर से इनपुट करवा लेंगे। हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल डी में। अगर डी 0 है तो इक्वल रूट्स आएंगे, डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स आएंगे, अगर डी नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इसी को हमें फॉलो करना है। देखिए इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है। यहाँ हमें 2 हेडर फाइल चाहिए, एक तो हमें चाहिए stdio.h, साथ साथ हमें चाहिए math.h, क्योंकि हमें मैथमेटिकल फंक्शंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मेन फंक्शन, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमने देखा कि लॉजिक में 3 वेरिएबल्स से ए बी सी जो कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक वेरिएबल डी था, कोएफिशिएंट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, आंसर पॉइंट्स में आ सकता है, क्योंकि पॉइंट्स में आ सकता है इसकी फ्लोट डेटा टाइप।
रूट्स कैन बी फ्रैक्शनल, क्योंकि रूट्स फ्रैक्शनल हो सकते हैं, इस कारण से मैं फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर रहा हूँ। हम डबल डेटा टाइप का यूज भी कर सकते थे। हम यूजर से कुछ इनपुट लेंगे, हम यूजर से कह रहे हैं एंटर कोएफिशिएंट ए बी सी, तो हमने यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट लिए ए बी सी, जो हम स्कैन करना चाह रहे हैं ए में, बी में और सी में। अब हमें कंप्यूट करना होगा डिस्क्रीमेंट d इक्वल टू बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये डिस्क्रीमेंट कैलकुलेट हो गया। अब हमें इफ कंडीशन लगानी है कि कहीं d जीरो तो नहीं है। अगर d जीरो है तो उस केस में r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है, क्योंकि उस केस में इक्वल रूट्स प्रिंट होंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ इक्वल रूट्स और लिखेंगे परसेंट पॉइंट टू एफ, और r1 या r2 में से किसी एक को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे क्योंकि इफ में मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। अगर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो एक ही स्टेटमेंट इफ का पार्ट कहलाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया। नेक्स्ट हमें लिखना पड़ेगा एल्स इफ, कि कहीं d ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है। अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो उसके इसमें दो रूट्स आएंगे, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी होल डिवाइडेड बाई 2a। दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंस चेंज करना जरूरी है। हम सिस्टम से करें कि सिस्टम पहले आप इसको सॉल्व करें, इस पूरे की वैल्यू को इस पूरे से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस जरूरी है, पैरेंथेसिस मस्ट। टू स्पेसिफाई प्रेसिडेंस, टू स्पेसिफाई प्रेसिडेंस कि पहले किसे सॉल्व करना है। अब इसी को हम कॉपी करते हैं, हमें एक रूट मिलेगा, हमें जो सेकंड रूट मिलेगा उसको हम कहेंगे R2, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, और हम प्रिंट कर पाएंगे रियल रूट्स। रियल रूट्स R1 इक्वल टू परसेंट पॉइंट टू एफ, R2 इक्वल टू परसेंट पॉइंट टू एफ, और हम R1 R2 को प्रिंट करवा देंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इमेजरी रूट्स आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे इमेजरी रूट्स निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे एल्स रिप्रेजेंट कर रहा है d इज नेगेटिव, मीन्स d इज नेगेटिव। अब क्योंकि d नेगेटिव है तो कैसे से सॉल्व करेंगे उसको हम एक फिगर से समझेंगे और फिर उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। हाउ टू फाइंड इमेजरी रूट्स। तो इमेजरी रूट्स आपको मैं निकालना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ समझाने के लिए मैं एज्यूम कर रहे हैं कि A1 है, B1 है, C1 है, तो D आएगा -3। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। R1 इक्वल टू -b अपॉन 2 इंटू a। तो ये रियल पार्ट हमें मिल गया, लेकिन R2 निकालेंगे। R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d इंटू -1 या -1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू ए।
अब आप कहेंगे सर यहाँ पे मैंने -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय -1 बिकम्स पॉजिटिव नंबर। तो मैं चाहता था कि मैं नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता। अगर हम टर्बो सी में काम कर रहे होते तो हम टर्बो सी में कुछ ऐसा लिख सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ एबीएस ऑफ डी, क्योंकि हमने एक फंक्शन पढ़ा था एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन का काम होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब इसे मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को आस्की कोड पढ़ाया था, तो हमने पढ़ा था प्लस माइनस का आस्की कोड था 241। हालांकि जीसीसी में शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप टर्बो सी में प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो टर्बो सी में आपको ये प्लस माइनस का साइन शो हो जाता। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इमेजिनरी रूट्स प्रिंट एफ इमेजिनरी रूट्स, और लिख रहा हूँ मैं %.2f, फिर लिख रहा हूँ मैं %c और फिर %.2f, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ रियल पार्ट शो, फिर प्लस माइनस का सिंबल शो और फिर R2 शो। प्रोग्राम ने तैयार कर लिया है, इसे एक बार रन करके देख लेते हैं हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो देखें हमें रिजल्ट कैसा मिलता है इस प्रोग्राम का। इसे सेव कर लेता हूँ। इसे कंपाइल किया जाए। एक बार जब कंपाइल हो जाए तो इसे में रन करना होगा। तो अभी अभी हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया और हमने सीखा कि कैसे हम इमेजिनरी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो टीचर ने क्या किया दोस्तों, रियल पार्ट को सॉल्व कर लिया, और क्योंकि डी नेगेटिव था तो नेगेटिव को टीचर ने -1 से मल्टीप्लाई किया जिससे वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का शो होता है। अब मुझसे स्टूडेंट्स पूछना चाहेंगे अंतिम लाइन मैंने ऐसी क्यों लिखी है, तो अंतिम लाइन की मार्किंग कर लेते हैं। हमें स्कूल में पढ़ाया गया था 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो स्कूल में पढ़ाया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे शो होते हैं, इसको हम आयोटा कहते हैं। तो पहले हम चाहते हैं कि रियल पार्ट शो हो। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था आस्की कोड्स के बारे में, तो 241 एक आस्की कोड है दोस्तों, प्लस माइनस का। तो हम चाहते हैं कि प्लस माइनस का सिंबल शो हो, और अंत में हमें ये शो हो इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे मैं स्कूल लाइफ में पढ़ाया गया था वैसा मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि पहले रियल पार्ट प्रिंट हो, फिर प्लस माइनस का सिंबल है, फिर इमेजिनरी पार्ट शो हो। तो इसको रन करके देख लेते हैं कि हमें आउटपुट कैसा मिलता है। हालांकि हो सकता है कि जीसीसी में 241 पे प्लस माइनस का सिंबल ना हो, तो टर्बो सी में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसे रन करते हैं। तो पहले हम इक्वल रूट्स दे देते हैं। तो इक्वल रूट्स आ रहे थे 1 to 1 पे। मल्टीपल वैल्यूज के बीच में हमेशा स्पेस आता है, तो सिस्टम कह रहा है कि इक्वल रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स -1 होंगे। फिर से रन करते हैं। हमने प्लान किया था 131, क्योंकि 131 पे दो रूट्स आ रहे थे। तो सिस्टम कह रहा है कि रियल रूट्स आएंगे -0.38 और -2.62। फिर से इसे रन करते हैं और हम कहते हैं 111। तो सिस्टम कह रहा है कि हमें शो होगा रियल पार्ट। अब देखिए देखिए 241 पे प्लस माइनस शो हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट। लेकिन जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा था कि आयोटा हमें शो करना होता है,
तो हम अलग से एक आई जोड़ देते हैं। पहले मैं जानबूझ के आई नहीं जोड़ा था, लेकिन अब मैं आई जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जोड़ता तो आप कहते सर आपने आई क्यों जोड़ा है, लेकिन अब आप बेहतर समझ पाएंगे कि आई यहाँ क्यों लिखा गया है। तो हमने कहा 111। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग 0.00 प्लस माइनस 0.87 आई, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में आ गया। तो हमें डिस्कशन करना है कि कैसे हम किसी वॉल की हाइट निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो डी यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक वॉल है, जिसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट टू फाइंड, इसे फाइंड करना है। अब यहाँ मैं खड़ा हूं दोस्तों, और इसके टॉप पॉइंट को देख रहा हूं, तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। ये क्यू एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल इन डिग्रीज। और लास्ट टाइम मैंने बताया था दोस्तों, रेडियन होता है डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैट डॉट एच में एम अंडरस्कोर पाई अवेलेबल है, जो कि पाई को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कीबोर्ड में ऐसा कोई सिंबल नहीं है। तो पाई के लिए हम लिखते हैं एम अंडरस्कोर पी आई। अब हम जानते हैं बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो ट्रिग्नोमेट्री में टीचर ने पढ़ाया था टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इक्वल टू h upon d. Therefore, h is equal to d into tan theta. क्योंकि मैंने इस d को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो जब भी मैं हाइट फाइंड करूं तो ये फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा से, और जो भी वैल्यू आएगी वो हाइट होगी। अब इसी लॉजिक के बेसिस पे प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो हमेशा मैं अपने दोस्तों को लॉजिक समझाता हूं, तो पहले मैं इनपुट करवाएंगे। हमें इनपुट करवाना पड़ेगा d, यानी डिस्टेंस, और एंगल इन डिग्रीज। फिर हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, क्योंकि हमें रेडियंस में वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे सी लैंग्वेज में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो रेडियंस लेते हैं। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू d इंटू 10r, क्योंकि रेडियंस हमें चाहिए था। और अब अंत में प्रिंट करवा देंगे h को। तो सबसे पहले मैंने आज दोस्तों के लिए फिगर बनाया छोटा सा, फिर दोस्तों के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, फिर ये कंक्लूजन निकाला, और सबसे लास्ट में मैंने दोस्तों के लिए एल्गो लिखा। एक अच्छे प्रोग्रामर को पहले लॉजिक सोचना आना चाहिए, क्योंकि जब आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, सिचुएशन को समझ के लॉजिक सोचना है। एक बार अगर आपको लॉजिक सोचना आ गया तो प्रोग्रामिंग हमेशा आसान हो जाती है। बस ये जो लॉजिक का सीक्वेंस है, इसी को ही हमें फॉलो करना होगा। तो अब हम प्रोग्राम बनाएंगे फाइंडिंग हाइट ऑफ द वॉल का। हमेशा की तरह हम इंक्लूड करेंगे stdio.h, साथ साथ हमें एक हेडर फाइल चाहिए math.h, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन math.h के पार्ट हैं। अगर हम जीसीसी में काम कर रहे हैं तो हम जीसीसी में ऐसा भी लिख सकते थे, हैश इंक्लूड सी मैथ। उस केस में यहाँ पे फिर से डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे हम चाहते तो इसकी जगह लिख सकते थे stdio.h की जगह सी stdio। तो जब जब हम जीसीसी में काम करते तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मेन फंक्शन,
हमें लॉजिक में देखने पड़ते कि वेरिएबल्स क्या क्या यूज हुए। तो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं डी क्यू आर एच, और हम जानते हैं कि जब भी साइंटिफिक कैलकुलेशन हो तो वहाँ पे डबल डेटा टाइप यूज होता है। तो डी क्यू आर और एच। तो जब भी साइंटिफिक कंप्यूटेशन करनी तो वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है डबल डेटा टाइप का हम यूज करें। अब लॉजिक कह रहा है कि हमें सबसे पहले इनपुट करवाना होगा डिस्टेंस और एंगल। तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर डिस्टेंस स्पेस एंगल इन डिग्रीज या सिंपली डिग्रीज। हालांकि आप इस मैसेज को बेहतर भी बना सकते थे, जैसे एंटर डिस्टेंस फ्रॉम वॉल। हम चाहते तो एक समय पे एक ही इनपुट करवाते। परसेंट एल एफ, जैसे से फ्लोट के लिए परसेंट एफ होता है, वैसे ही डबल के लिए परसेंट एल एफ होता है। तो यहाँ पे परसेंट एल एफ आ जाएगा। अब इसी तरह से हमें एक और इनपुट करवाना होगा एंटर एंगल इन डिग्रीज, एंटर एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, और हम जानते हैं कि एंगल हमें किस में इनपुट करवाना है, क्यू में। तो लॉजिक के हिसाब से डी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, बट नाउ वी टू कन्वर्ट क्यू इनटू आर। तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू क्यू इनटू m underscore pi upon 180, converting degrees into radians। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो लास्ट क्लास में जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं दे ऑलवेज टेक एंगल इन रेडियंस। तो यूजर इनपुट करा है डिग्रीज में, जबकि कंप्यूटर को डिग्रीज नहीं चाहिए, कंप्यूटर को चाहिए रेडियंस। अब क्योंकि कंप्यूटर को रेडियंस चाहिए तो वी हैव टू कन्वर्ट वैल्यूज इनटू रेडियंस। और एक बार जब रेडियंस में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा फॉर्मूला लग सकता है कि हाइट बराबर d इंटू टेन थीटा। अप्लाइंग द फॉर्मूला टू फाइंड हाइट। तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और हम प्रिंट करेंगे हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू परसेंट पॉइंट टू एल एफ। हम चाहते हैं कि कुल 2 डेसिमल प्लेस शो हों, तो यहाँ पे कुल 2 डेसिमल प्लेस शो होंगे। प्रोग्राम तैयार हो चुका है, इसे रन करके देख लेते हैं। दोस्तों मुझे 45 डिग्री बहुत पसंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी फ्रेंड को याद होगा कि 1045 कितना होता है। चैट विंडो में लिखिए दोस्तों 1045, क्योंकि हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्टाइल मोशन था। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी 45 डिग्री का हमें मैथड समझाया गया था। 1045 होता है 1। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या होगा। तो हम यहाँ पे हाइट ऑफ वॉल निकाल रहे हैं, हाइट ऑफ वॉल। हमने इसे कंपाइल किया और रन किया। हमारे जो प्लेयर्स क्रिकेट सीखते हैं उनको भी इसका रूल सिखाया जाता है। तो जैसे डिस्टेंस में 100 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ दोस्तों, 45 डिग्री उसका टॉप है। तो हमारा सिस्टम कह रहा है कि वॉल की हाइट भी होगी 100, क्योंकि आप सभी ने चैट विंडो में लिखा था कि 1045 1 होता है। 1045 के 1 होने का मतलब है कि जितना हमारा डिस्टेंस है उतनी हाइट होगी। तो जितने भी क्रिकेट प्लेयर 6 मारते हैं वो ऐसे मारते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही 1060 हम डालेंगे तो देखिए क्या होता है। हम 100 के डिस्टेंस पे खड़े हैं, लेकिन डिग्रीज हमने कही 60। तो देखिए ऊंचाई बढ़ गई। तो जब जब कोई प्लेयर गलती से बड़ा शॉट मारता है तो वो कैच हो जाता है, क्योंकि बॉल ऊंची पहुंच जाएगी।
और डिस्टेंस कम कवर करेगी। तो अगर कोई क्रिकेट प्लेयर इतने मीटर्स तक बॉल को उछालता है तो हाइट तो बहुत ज़्यादा गई, लेकिन डिस्टेंस के लिए कितना कवर होगा? 100। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि कुछ इस तरह से प्रोग्राम वर्क करेगा। तो यहाँ मैंने दोस्तों के एक छोटा सा लॉजिक लिखा है जिसमें यूजर को एक एंगल इनपुट करना होगा। तो यूजर ने इनपुट किया डी। हम मान के चलते हैं कि एंगल डिग्रीज में है, लेकिन क्योंकि हमारा सी कंपाइलर डिग्रीज नहीं लेता तो हमने यहाँ पे डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। अब एक बार रेडियंस आ गए तो हमने साइन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब जहाँ साइन लिखा है वहाँ पे हम चाहते तो आर भी फाइंड कर सकते थे या चाहते तो 10 भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो एक बार आप साइन ट्राई कीजिएगा, फिर कॉस ट्राई कीजिएगा, फिर 10 ट्राई कीजिएगा। दिस शुड बी कॉस, और जो भी वैल्यू उस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे आप। पिछली क्लास में मैंने दोस्तों को कुछ कैंपस क्वेश्चन दिए थे इफ कंडीशन के बेसिस पे, उन्हीं के हमें सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं। मैंने क्वेश्चन दिया था अपने दोस्तों को प्रिंट एफ %d कॉमा प्रिंट एफ हेलो। अगर आपको डेफिनेशन पता हो प्रिंट एफ की, मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हिंट दी थी। प्रिंट एफ की खासियत है फर्स्ट डिस्प्लेस द मैसेज, then returns length, then return या gives length of the message। अगर आपको ये छोटी सी चीज पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जब हम इस क्वेश्चन को रन करेंगे तो पहले कंप्यूटर को इस प्रिंटफ को सॉल्व करना होगा। अब कंप्यूटर क्योंकि पहले इस प्रिंटफ को सॉल्व करेगा तो हमारी स्क्रीन पे हेलो लिखा हुआ आएगा। ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे लिखा आएगा हेलो। लेकिन हम जानते हैं कि हेलो की लेंथ कितनी है। हेलो की लेंथ है 5, और हम जानते हैं कि 5 कैसी वैल्यू? इंटीजर वैल्यू। इस कारण से आउटपुट में क्या दिखने वाला है दोस्तों? हमें आउटपुट दिखने वाला है हेलो 5। तो कंक्लूजन निकला कि कैंपस में अगर मेरे किसी दोस्त को प्रिंटफ की खासियत नहीं पता तो कभी भी वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड कर पाएगा कि टेक्निकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था। तो पहले हेलो प्रिंट होगा और फिर एक बार जब हेलो प्रिंट हो गया तो उसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। तो लेंथ कितनी है? 5। तो इसका आउटपुट होना चाहिए हेलो 5। तो हमें समझना है दोस्तों कि एक प्रोग्राम या ये क्वेश्चन कैसे वर्क करेगा। आज हमने साइज ऑफ की डेफिनेशन पढ़ी थी। साइज ऑफ का काम है साइज देना बाइट्स में। हम जानते कि यहाँ पे प्रिंटफ रिटर्न करेगा लेंथ 5। लेकिन ये 5 कैसी वैल्यू है? इंट वैल्यू। अब क्योंकि 5 इंट वैल्यू है और हम जानते कि हम जीसीसी में काम कर रहे हैं, तो जीसीसी में हमने आज पढ़ा था कि इसकी साइज होती है 4 बाइट्स। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 4। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है साइज ऑफ सप्रेसेस मैसेजेस। So hello will not be appear. So hello will not appear. तो पहले जब हमने रन किया था तो हमें हेलो भी दिखा था। इस क्वेश्चन में हेलो शो नहीं होगा क्योंकि साइज ऑफ जो है वो सप्रेस कर देगा हेलो को। तो सिंपली लेंथ कितनी है? 5। अब 5 कैसे वैल्यू? इंट वैल्यू। और हम सभी जानते हैं कि जीसीसी में इंट वैल्यू की साइज 4 बाइट्स होती है। अगर मैं इसे टीसी में रन करते हैं ना, टर्बो सी में, तो टर्बो सी में इसका आंसर होता है 2 बाइट्स। लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जब भी आप किसी कैंपस में बैठेंगे तो कैंपस में जीसीसी के रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि जीसीसी के रूल्स अप्लाई होंगे तो वहां पे आंसर 4 होगा।
हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। आगे चल के मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जब भी प्लस प्लस से लिखा हो तो इसे हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, जिसका मतलब होता है मीन्स इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 बिफोर evaluating expression. Before evaluating expression. Before evaluating expression. Expression का मतलब है equation. तो टेक्निकली जो प्लस प्लस से इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस वन है ना, इंक्रीमेंट बाय 1। कभी कभी हम ऐसा देते हैं दोस्तों को a प्लस प्लस, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसका मतलब होता है evaluate expression. Evaluate expression first. And then increase value of variable 1. Increase value of variable by 1. जैसे दोस्तों मैं स्टूडेंट तो मैं कैसे याद रखता था, जब मैं मैकडोनल्ड्स जाता हूँ तो मैकडोनल्ड्स में पहले पैसे देने पड़ते हैं, फिर आइसक्रीम मिलती है। तो टेक्निकली मैकडोनल्ड्स प्री इंक्रीमेंट का यूज करता है कि पहले आप पैसे दो फिर आपको आइसक्रीम मिलेगी। लेकिन इंडियन कॉफी हाउस में पहले आप खा सकते हैं, देन यू टू पे। तो वैसे ही यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में इक्वेशन सॉल्व होगी, यहाँ पे पहले इक्वेशन सॉल्व होगी फिर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे प्री है दोस्तों। तो जैसा कि समझाया टीचर ने कि प्लस प्लस से क्या होगा, a इक्वल टू a प्लस 1। तो दोस्तों ये पहले सॉल्व होगा, तो हम जानते हैं कि वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और हम सभी ने पढ़ा था कि इफ में 1 का मतलब होता है ट्रू, क्योंकि 1 का मतलब ट्रू होता है। इस कारण से इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, हमें इसका आंसर मिलने वाला है हेलो। कंप्यूटर यहाँ जाएगा ही नहीं। लेकिन टीचर ने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दिया था, a इक्वल टू 0, फिर टीचर ने लिखा था इफ a प्लस प्लस और फिर लिखा था प्रिंट एफ, यहाँ लिखा था हेलो और यहाँ लिखा था टीचर ने हाय। देखिए सब कुछ डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। अब मेरी डेफिनेशन कहती है कि पहले एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगा, तो हम जानते कि इस समय a की वैल्यू क्या है 0, और हम सभी जानते कि 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, जिस कारण से इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा हाई। जब ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा तब जाके इंक्रीमेंट होकर वैल्यू हो जाएगी a की 1। तो यहाँ पे अगर हम a को प्रिंट करवाते तो हमें a1 मिलता, यहाँ भी प्रिंट कर पाएंगे तो a1 मिलेगा। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ, जबकि यहाँ पे इंक्रीमेंट सबसे लास्ट में हुआ क्योंकि ये पोस्ट था। तो एक में हमें मिलेगा हेलो, जबकि एक में हमें मिलेगा हाई, क्योंकि यहाँ पे टीचर ने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया हुआ है। तो अब हम कुछ नए क्वेश्चन देखना चाहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमें कैंपस में मिलने वाले हैं। हमने कहा प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस और कहा प्रिंट एफ ए। हम जानना चाहते हैं कि ए की वैल्यू क्या आएगी। अगले कैंपस क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा इंट ए इक्वल टू 5 और दिया जाएगा प्लस प्लस ए, और हम प्रिंट करना चाहेंगे ए इक्वल टू परसेंट डी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है जबकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट। कैंपस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू प्लस प्लस ए। इसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। और लिखेंगे प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंट डी, बी इक्वल टू परसेंट, यानी हम ए को भी प्रिंट करवाएंगे और बी को भी प्रिंट करवाएंगे। कैंपस क्वेश्चन नंबर 4, इंट ए इक्वल टू 5,
int b equal to a plus plus. Again this is expression, और हमें a को भी प्रिंट करवाना होगा और b को भी प्रिंट करवाना होगा। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग जो है मेन प्रोग्राम में ट्राई करेंगे। और अंतिम क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कैंपस क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें i 0 रहेगा और हम लिखेंगे प्रिंट f 3 बार %d और फिर लिखेंगे i प्लस प्लस i और i प्लस प्लस, और आप लोग को देखना है कि इसका आंसर क्या मिलता है। तो दोस्तों आज हम यहीं रुक जाएंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।